हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। पहले ये वीडियो में शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करूँगा, लेकिन मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। बाकी आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है और उसके बाद ही अपना कोई भी पोजीशंस मार्केट में बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये एनालिसिस शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आपके पास आपके सामने जो टेक्निकल चार्ट दिखता होगा बजाज फाइनेंस का, ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, आप ऊपर देख सकते हो। अभी अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस मई 2021 में अपना कंसोलिडेशन ब्रेक करके, जो छोटा सा कंसोलिडेशन था, इसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं उसने अगस्त 2021 में एक अच्छा खासा एक मूव दिया और कहीं जाके अक्टूबर 2021 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अभी उसके बाद इसने कई बारी जनवरी 2022 में, उसके बाद जून 2023 में, अक्टूबर 2023 में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करा, बट ब्रेक नहीं कर पाया। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो बजाज फाइनेंस कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन के रेंज में ही चल रहा है पिछले 3 साल से, यानी कि जो अगस्त 2021 वाले जो टाइम से अभी तक, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं सैटरडे मॉर्निंग को, यानी कि अभी 4:30 बज रहे सुबह के, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। आप आज ही शाम को ये वीडियो देख लोगे, ठीक है। तो ये जो अभी तो ये जो अभी अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर दो बारी इसने जो ब्रेक डाउन करा था डेफिनेटली, बट फिर से मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई, स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आई, और फिर वापस एक कंसोलिडेशन रेंज में आ गया। अभी अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन के सहारे बजाज फाइनेंस ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, बट फिर से वापस कहीं ना कहीं बाइंग आ गई और वापस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तीसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। जो ब्लू वाली लाइन है वो 200 डे मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो 50 डे मूविंग एवरेज है। अभी आप देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे तो बजाज फाइनेंस काफ़ी बार आया है, ठीक है। इसके पहले इधर आया है, इधर आया है, इधर आया है, काफ़ी बार ही आया है। इनफैक्ट अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आप देखोगे इसके पहले, या जो सबसे रिसेंट में या सबसे लास्ट लेटेस्ट में, अगर बजाज फाइनेंस कभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया है तो वो 2020 में था, वो भी अप्रैल मई के समय, मार्च अप्रैल के समय, जो कि कोविड के आसपास का टाइम था, ठीक है। अगर उसके पहले मैं, अगर आप लोग को मैं चार्ट यहाँ पर जूम आउट करके दिखा दूँ, ठीक है, मतलब, और अगर मैं लेके जाऊँ आपको अगर पीछे, तो आप देखोगे कि इसके पहले, ये मैं आप लोगों को डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग अभी और पीछे जाएंगे तो इसके पहले मेरे हिसाब से 2010 का जो डेटा देखा था मैंने, वहाँ पर ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया था। देख सकते हैं आप 2009 में ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता था, 2008 अप्रैल से 2009 सितंबर अक्टूबर के आसपास तक। तो आप देखोगे 11 साल में एक बार सिर्फ नीचे आया, 15 साल में, मतलब 15 साल में एक बार ही सिर्फ नीचे आया है बजाज फाइनेंस अपने 200 डे मूविंग एवरेज से। तो अभी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग वैल्यू पर है, मतलब प्राइस के हिसाब से, ठीक है। वैल्यू तो जो भी हम लोग वैल्यूएशन सब कंपनी का आगे देखेंगे जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अभी तक ये कंसोलिडेशन रेंज में ही है, ठीक है। ना अभी मैं इसके अंदर बाइंग कर सकता हूँ, ना मैं सेलिंग कर सकता हूँ। डेफिनेटली अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो मुझे जितने सस्ते दाम पर मिलेगा उतने में मैं अपने थोड़े थोड़े शेयर्स ऐड करने का सोच सकता हूँ। बट अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, यानी कि फास्ट मोमेंटम चाहिए, तो अभी तो मैं बिल्कुल भी बाई नहीं करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तो मैं कोई डिसीजन ले नहीं सकता हूँ। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए डेफिनेटली मुझे जो प्राइस में मिलेगा मैं उस प्राइस पे बाई करने का सोच सकता हूँ। बाय द वे मैं एक और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा गाइस आप लोगों को, कि ये जो भी मैं स्टॉक डिस्कस करूँ ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है। हो सकता है मैं आगे इसमें अपना पोजीशंस बनाऊँ, हो सकता है कि मैं अपने पोजीशंस कभी नहीं बनाऊँ। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो आप कृपया उस हिसाब से ये वीडियो को देखना, कोई भी टिप के लिए वीडियो मत देखना। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को कोई भी टिप दे रहा हूँ कि भाई इसको बाय कर लो या इसको सेल कर लो, तो आप ये वीडियो छोड़ के हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो
अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अच्छे खासे कंसोलिडेशन रेंज में है। अभी कंसोलिडेशन रेंज में ना दो मतलब एक फ़ायदा होता है, एक नुकसान होता है। फ़ायदा ये होता है कि जितना लंबा कंसोलिडेशन फिर उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है हम लोग को। नुकसान ये होता है कि किसी को नहीं पता कि कंसोलिडेशन कितना टाइम तक चलेगा। ये कंसोलिडेशन अभी आप देखोगे 2021 से लेके अभी तक चल रहा है, ये हो सकता है 2027 तक 2030 तक भी चलेगा और फिर उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का टाइम वहाँ पर वेस्ट होता रहता है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये जो भी मैं अभी कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से, ये ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, मैं इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टिंग के हिसाब से तो जब भी आपको कोई भी अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते दाम पर मिल रही है तो आप लोगों को मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए यूजुअली, ठीक है। फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, ओवरऑल मार्केट गिरा हो, ईटीएफ्स हो, जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना हो, जब भी अगर वो सस्ते दाम पर मिल रहा है और ऑब्वियसली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको सस्ते दाम पर ही मतलब लेना, वो एक लॉजिकल सेंस बनाता है। बाय द वे, मैंने सिर्फ बजाज फाइनेंस अभी क्यों चूज़ किया, मैं मार्केट में तो 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स है, बट मैं बजाज फाइनेंस का एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी ने हम लोग का एस्ट्रल पाइप्स वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो के कमेंट में हमारे एक ब्रूटल भाई है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि बजाज फाइनेंस का एक वीडियो बना दो और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक वीडियो बना दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो भी जल्दी चैनल पे आ जाएगा, बट बजाज फाइनेंस का वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। इनफैक्ट एस्ट्रल पाइप्स का वीडियो भी मैंने उनके कहने पर बनाया था और उसके पहले मैंने वरुण बेवरेजेस का वीडियो बनाया था ब्रूटल बाई के रिक्वेस्ट पर। तो अगर आपको भी चाहिए कि मैं आपके कोई भी पसंदीदा स्टॉक्स का एनालिसिस करूँ, टेक्निकल, फंडामेंटल या जो कोई भी एनालिसिस, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कर दो जिन लोग को स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना है, समझना है, या फिर उन लोग को अपना एक एनालिसिस करवाना है, तो आप उन लोग को भी ये वीडियो भेज सकते हो, ठीक है। तो ये तो क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, फिलहाल ये कहीं पे आता जाता दिख नहीं रहा है, ये एक रेंज में ही चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को यूजुअली मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो अभी चलिए बढ़ते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। अभी अगर हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4,05,390 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस जैसा कि हम लोग ने डिस्कस करा था 6,549 का है। हाई और लो भी इधर डिस्कस करा गया है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.55% का है। बुक वैल्यू 1280 का है, ठीक है, जो अपना बुक वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है बजाज फाइनेंस। स्टॉक पीई 29.8 का है, इंडस्ट्री पीई 22.8 का है। तो इतना ज़्यादा पीई के हिसाब से इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू 12.3 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी टू 20.5 का है, जो कि फिर भी एक अच्छा नंबर है। फेस वैल्यू 2 का है। प्रमोटर होल्डिंग 54.7 है। और प्लेस्ड परसेंटेज यानी कि प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक कितने गिरवी रखे हैं वो यहाँ पर 0% है। डेट टू इक्विटी रेशियो कभी भी फाइनेंस वाले जो स्टॉक्स होते हैं, बैंकिंग वाले स्टॉक्स होते हैं, इनमें कभी भी डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखना चाहिए, वो हमेशा आपको हाई ही मिलेगा। क्योंकि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस है उनका कोर जो मॉडल है वो कर्जे पर ही है। जितना ज़्यादा पैसा उनको वो लोग मार्केट से उठाएंगे उतना ज़्यादा पैसा वो लोग लोन के इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैं एक बैंक हूँ, मैं एक बैंक चलाता हूँ, तो मैं आरबीआई से या फिर अपने जो भी स्टॉक्स बेचकर या फिर कोई भी बॉन्ड्स बेचकर मैं मार्केट से मान लो 100 करोड़ रुपए उठा लिए। अब उस 100 करोड़ का मुझे जिन लोग से भी मैंने पैसे लिए हैं उसके ऊपर मान लो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 3%, ठीक है। तो 100 करोड़ का 3% हो जाएगा 3 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मैं एक साल का 3 करोड़ रुपए मार्केट में वापस दे रहा हूँ, वो मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गया यानी कि 3%। अभी मेरे पास जो 100 करोड़ रुपए आए हैं उसको मैं किसी और लेंडर को या जो जो मेरे पास कर्जा लेने आया मैं वो 100 करोड़ रुपए किसी और को दूंगा, फॉर एग्जांपल 7% इंटरेस्ट पे। तो वो मुझे देगा पूरे साल का 7 करोड़ रुपए और मुझे देना है मार्केट में 3 करोड़ रुपए। तो जो बचा हुआ जो 4 करोड़ है वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंस वाले जो भी इंडस्ट्री है वे वैसे ही चलती है, ठीक है। ये बहुत ही मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर एक बता देना, ठीक है। अभी अगर हम लोग कंपनी की बात करेंगे तो हम लोग ये रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है, इधर लोग ने बताया कि बजाज फाइनेंस इज मेनली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग, ठीक है, जो कि वो ऑब्वियसली मैंने बताया कि ये लोग लेंडिंग के बिजनेस में
BFL यानी बजाज फाइनेंस लिमिटेड has a diversified lending portfolio across retail, SME and commercial customer with a significant presence in urban and rural area. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, रूरल एरिया, यानी कि ये लोग गांव खेड़े में भी ये लोग अपना लोन्स वो सब की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ऑल्सो एक्सेप्ट पब्लिक एंड कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड ऑफर वेराइटीज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर. ठीक है, अभी सबसे अगर हम लोग इसके की पॉइंट्स को देखेंगे, अमॉन्ग्स लार्जेस्ट एनबीएफसीज इन इंडिया, तो ये इंडिया के लार्जेस्ट एनबीएफसी है. ठीक है, started its journey in 1987 as a vehicle financing company and now is one of the largest and most diversified NBFCs. ठीक है, लार्जेस्ट मतलब बड़ी, डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग सेगमेंट में, मतलब कैसा होता है, अगर आपको बजाज का स्कूटर लेना है या ऑटो लेना है, ठीक है, आप बजाज के पास जाओगे, आपको लोग से लोन करवाना है, तो वो लोग आपका लोन बजाज फाइनेंस से ही करवा देंगे. तो वो सिर्फ हो गए ऑटोमोबाइल लोन. ठीक है, लेकिन अभी बजाज वाले लोग मॉर्गेज लोन भी करते हैं. ये लोग स्मॉल स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज यानी कि छोटा मोटा जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो लोग को भी लोन देते हैं, टू व्हीलर लोन, थ्री व्हीलर लोन. तो जैसे कैसा हो गया कि ये लोग के पास कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जैसे अगर आपको घर पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी कुछ भी लेना है, तो अगर आप क्रोमा में या विजय सेल्स में किधर भी आप जाओगे, तो आपको पता मिलेगा कि बजाज के कार्ड मिलते हैं, ईएमआई वाले कार्ड, तो आप उसके थ्रू भी लोन ले सकते हो. तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी लोग की प्रेजेंस है, मॉर्गेज में भी है, एसएमए में भी है, ऑटोमोबाइल में तो है ही है. ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा है कंपनी इज़ प्रेजेंट इन 1538 लोकेशंस विद 134.7 के प्लस एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यानी कि 1,35,000 के आसपास ये लोग के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ सेल्स है. ठीक है, BFL यानी कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लेंडर इन इंडिया. तो बजाज से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है जब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात हो, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की बात हो. इससे बड़ा कोई प्लेयर है ही नहीं इंडिया में अभी अभी तक. ठीक है, टू व्हीलर्स पे ये लोग ने 376 लाख लोगों को लोन दिए, यानी उतने लोगों को नहीं, या उतने नंबर ऑफ लोन्स दिए. अगर मेरे नाम पे 2 लोन है तो वो 2 काउंट होगा. ठीक है, और वैसे ही थ्री व्हीलर्स में लोग ने मोटा मोटी 60,000 के आसपास लोन्स दिए हैं. अभी अगर ये लोग का मॉर्गेज लोन देखेंगे तो मॉर्गेज लोन ये लोग का 31% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है, क्योंकि मॉर्गेज लोन कहीं ना कहीं एक सेफ लोन भी माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो. अगर मान लो मुझे अगर कल को 50 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास एक घर पड़ा है, तो मुझे अगर कम इंटरेस्ट पे लोन चाहिए और बैंक को भी सिक्योरिटी चाहिए रहेगा, तो मैं उनके पास अपना घर गिरवी रख दूंगा. ठीक है, अगर मान लो कल को मैं वो लोन रिपे नहीं कर पाया, तो बैंक वो मेरा लोन बेच सकता है, और उसके बाद उससे वो लगा जो भी है वो रीपेमेंट अपना जो पैसा है वापस ले सकता है. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मतलब लोन माना जाता है, या फिर एक स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट के हिसाब से माना जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद होता है एसएमई लेंडिंग यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन. ठीक है, रूरल लेंडिंग में 10% है ये लोग का एयूएम का. 10% यानी कि मेरे पास अगर मुझे 100 करोड़ का लोन देने का, तो 10 करोड़ के लोन मैं गाँव खेड़े में दे रहा हूँ. तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इससे कैसा होगा कि जो अभी जो इंडिया में इतना चल रहा है कि 3 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग को बनना है, ये वो, तो उसके बाद सबसे पहले तो शहरों में तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट गाँव में भी डेवलपमेंट होना चाहिए. गाँव में डेवलपमेंट कैसे होगा, जब गाँव में नए नए बिजनेस आएंगे, लोग और ज़्यादा खरीदारी करेंगे, इंडिया का जीडीपी बड़ा निकले, उतना कंज्यूम भी करना पड़ेगा. करेक्ट, तो गाँव में भी आजकल आप देखोगे, तो पहले अगर आज से 10-15 साल पहले अगर आप लोग देखते थे, तो गांव में यूजुअली एसी नहीं हुआ करते थे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वो सब नहीं हुआ करते थे. लेकिन अगर आप गांव में जाओगे आजकल, तो आपको 5 में से 3 से 4 घर में तो आपको कम से कम फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब तो दिख जाएंगे. एसी भले से ना दिखे, कूलर भले से ना दिखे, वो सब मतलब जो एकदम थोड़ा लग्जरी प्रीमियम है, वो सब भले से ना दिखे, बट जो बेसिक वाले वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब तो दिखेंगे. माइक्रोवेव, वो सब थोड़े से लग्जरी वाले आ जाते हैं, तो इसके लिए वो सब भले से इतना दिखे, बट ये सब दिखते हैं और लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं. तो वो कैसे खरीदेंगे, वो लोग लोन लेके खरीद सकते हैं. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो लोग का एक रूरल ट्रेंडिंग भी हो रहा है. कमर्शियल लेंडिंग ऐसा होता है कि भाई कोई भी कंपनी, अभी जैसे इधर लिखा है देखो, द कंपनी प्रोवाइड्स लोन टू ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर एंड द लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री. ठीक है, तो ये लोग ये सब इंडस्ट्री को भी ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं. और एयूएम ग्रोथ ऑफ 39% ओवर FY21 टू 11,498 करोड़ का. ठीक है, अभी ये लोग का जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक आईपीओ आया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें भी ये लोग का ऑब्वियसली ये लोग ने अपना 186 लोकेशंस है, और ये लोग का टोटल एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 85,929 करोड़ का है. ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर माना जाएगा. ठीक है,
ये लोग की जो दूसरी सब्सिडरी है वो है बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। ठीक है, उसके अंदर ये लोग ने 38,000 कस्टमर्स ऐड करे हैं Q3 में। ठीक है, अभी ये जो बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है ये यूजुअली जैसे अगर मान लो HDFC एक बैंक है, तो बैंक के साथ साथ ट्रेडिंग वाली जो इन्वेस्टिंग वाली जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करता है HDFC सिक्योरिटीज़ के हिसाब से, या ICICI सिक्योरिटीज़। ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज़। तो ऐसे बैंक्स अपनी सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू भी ये लोग ट्रेडिंग और वो सब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो लोग सिक्योरिटीज़ कंपनी ओपन करते हैं। तो वैसे ये भी ये लोग की एक सिक्योरिटीज़ कंपनी है। तो बजाज भी अपना सब्सिडरी कंपनी के थ्रू आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलने की अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग की स्टैट्स की बात करेंगे तो अभी ये लोग का AUM है तीन 3,10,968 करोड़ का, इंक्रीज बाय 35% फ्रॉम 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, नेट एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, वो 0.37 है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। और ग्रॉस एनपीए होता है 0.95%, ग्रॉस एनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में ना एक ही फ़र्क है। अभी कैसा होता है कि मान लो मैंने एक लोन ले लिया, मैंने समझो 1 लाख का लोन ले लिया जिसमें से मैंने 50,000 रुपये भर दिए। अभी 50,000 रुपये मैंने मान लो जो बचे हुए जो 50,000 रुपये मैंने 12 महीने तक भरे नहीं। बैंक मुझे बार बार कॉल कर रही है कि पैसे भर दो, पैसे भर दो, पैसे भर दो, बट मैं नहीं भर पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न। ठीक है, मेरा फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है, या जो कुछ भी रीज़न रहेगा उसकी वजह से मैं नहीं भर पा रहा हूँ। तो मैंने 12 महीने तक वो पैसे नहीं भरे, तो उसके बाद बैंक या जो भी NBFC कंपनी वो लोग इसको डिक्लेयर कर देते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब वो नेट एनपीए में तब जाता है कि वो लोग 12वें महीने पे एक बार ये सोचते हैं कि भाई एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कि अगर हम लोग को यहाँ से पैसे आ जाएंगे तो। अगर वो लास्ट अटेम्प्ट में भी, जो वो लोग का एकदम लास्ट अटेम्प्ट रहता है, अगर उधर से भी वो पैसे नहीं आएंगे तब जाके वो नेट एनपीए में चले जाता है। और इसका एक प्रोविजनिंग नाम की भी एक चीज़ होती है जो वो लोग को करना पड़ता है। अगर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, एक डेडिकेटेड वीडियो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा। इसके ऊपर हम लोग एक आराम से एक 15-20 मिनट, आधे घंटे का एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, न्यू लोन्स अगर हम लोग देखेंगे इसके ऊपर 9.86 मिलियन न्यू लोन्स है। B2B डिसबर्समेंट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 21,686 करोड़। बी टू बी मतलब कैसा हो गया, जैसे कि हम लोग ने इधर ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करा था कि ये लोग जो छोटे मोटे ये जो कंपनीज है यहाँ पर, कि ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब कंपनी को लोग देते हैं। कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस को हम लोग B2B कहते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं नीचे जाऊँ, हाँ, लार्जेस्ट फाइनेंसर ऑफ बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो के जितनी भी गाड़ियाँ बिकती है उसको सबसे ज़्यादा फाइनेंस करता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ऑब्वियसली ये लोग एक ही कंपनी के ठीक है, मतलब ये लोग का एक ग्रुप ही है, फैमिली कंपनी है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो ये लोग का ही क्या बोलते हैं बोलबाला रहेगा। कंपनी फाइनेंस द परचेज ऑफ ओवर 6,37,000 टू व्हीलर्स एंड अबाउट 72,000 थ्री व्हीलर्स इन FY22 for Bajaj Limited. This constituted over 37% of domestic sales of Bajaj टू व्हीलर्स एंड 44% ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ बजाज थ्री व्हीलर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। तीसरी अच्छी एक और अगली अच्छी बात यह है कि पैन इंडिया प्रेजेंस है। ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ महाराष्ट्र में या सिर्फ गुजरात में या सिर्फ दिल्ली में प्रेजेंट है, ये लोग ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है। तो आप अगर आपको मुंबई में कोई गाड़ी खरीदनी है या आपको लोन की सर्विस चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो भी मिल जाएगी, चेन्नई में चाहिए तो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें देख लेंगे तो जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोवेस्ट एनपीए अमॉन्ग द एनबीएफसीज, यानी कि जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज है वो लोग में सबसे कम एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बजाज फाइनेंस का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। ठीक है, अभी इसके ऊपर तो हम लोग और बाकी ज़्यादा कुछ इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.6% कैगर ओवर लास्ट 5 years, डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.1% और मीडियन सेल्स ग्रोथ 31.5% इन लास्ट 10 years। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.12 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये इसका कहीं ना कहीं कौन है या फिर इसका एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ऑब्वियसली इधर पीयर कंपैरिजन है, जियो फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, ये सब इसकी पीयर कंपनी यानी कि सेम सेगमेंट में दूसरी कंपनीज। ठीक है, सॉरी, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टैंड अलोन फिगर्स है। ठीक है, स्टैंड अलोन यानी कि
जैसा कि मैंने बताया कि बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, वो लोग का ये डेटा नहीं बता रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस लिमिटेड का बता रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाना चाहूँगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो रेवेन्यू पहले 2013 में था 3090 करोड़ के आसपास, अभी वो बढ़कर 4700 करोड़, ऑलमोस्ट 4700 करोड़ हो गया है। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो ये 15 टाइम्स ये लोग का जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया है, ठीक है। पहले लोग का फाइनेंसिंग प्रॉफिट होता था 8700 करोड़ के, सॉरी 870 करोड़ के आसपास, अभी वो बढ़कर 1760 करोड़ के आसपास, सॉरी 17680 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी कि 21 टाइम बढ़ गया है। रेवेन्यू बढ़ा है 15 टाइम, 16 टाइम, ठीक है, बट जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो बढ़ गया है 21 टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे पहले फाइनेंसिंग मार्जिन था 28% का, अभी वो बढ़कर 38% का हो गया है। तो 10% फाइनेंस मार्जिन बढ़ाने से ही ये लोग का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर एक बार टेक्निकल चार्ट पर जाकर देखेंगे, ये जो चार्ट था ये 2021 का था, यानी कि इस प्राइस पर करंटली जिस प्राइस पर अभी मार्केट है, ये प्राइस पर 2021 पर बजाज बजाज फाइनेंस आया हुआ था। 2021 से भी अगर हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो रेवेन्यू 23,500 का था, अभी वो लिटरली डबल हो गया 47,000 के आसपास, ठीक है। 62 का फाइनेंसिंग प्रॉफिट था 24% के मार्जिन पर, अभी वो मार्जिन बढ़कर हो गया 38% और 3 गुना सेल्स बढ़ गई है। रेवेन्यू 2 गुना हो गए, सेल और जो इसका जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो गया। तो कि जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। तो जिन लोग ने 3 साल पहले इन्वेस्ट करा था, मोटा मोटी वो लोग को कुछ रिटर्न्स नहीं मिला है, बट कंपनी ने ग्रोथ तो डेफिनेटली अच्छा खासा दिखाया है। अभी अगर हम लोग सीधा नेट प्रॉफिट पे आके अगर देखते हैं, 2021 का नेट प्रॉफिट था करीब करीब 4,000 करोड़, और यहाँ पर 12,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। अगर हम लोग यहाँ पर ईपीएस पर शेयर की भी बात करें तो 65 रुपीज़ का ईपीएस था, अर्निंग्स पर शेयर, और अभी वो बढ़कर 204 का हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखेंगे तो 10 साल के हिसाब से 28%, 5 साल के हिसाब से 22%, 3 साल के हिसाब से 26% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल पे 33, 5 साल पे 27 और 3 साल के हिसाब से 47% का है, जो कि 3 साल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। और वही मैं आप लोगों को तब से बता रहा था कि 3 साल में यूजुअली रेवेन्यू 2 गुना हुआ है बट प्रॉफिट 3 गुना हो गए, तो बहुत ही बढ़िया नंबर है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 10 साल के हिसाब से 36% था, 5 साल के हिसाब से 10% है, बट 3 साल के हिसाब से कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल के लिए लग रही है। आगे हम लोग को और फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तो अभी तक जितना हम लोग ने रीड किया उसके हिसाब से ये डेफिनेटली एक अच्छा एक पोटेंशियल वैल्यू बाय तो लग रहा है, ठीक है। और पिछले 1 साल में भी 9% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट आ गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो 19% का था 10 साल पे, 5 साल के हिसाब से 18% था, और 20 साल के हिसाब, सॉरी 3 साल के हिसाब से 20%, और सिर्फ पिछले साल का देखेंगे तो 21% का है, ठीक है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि बोरोविंग्स तो हम लोग को देखनी नहीं, क्योंकि बोरोविंग्स से ही तो मतलब बिजनेस चलेगा, अगर बोरोविंग्स नहीं रहेगी तो फिर बिजनेस तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए यूजुअली हम लोग इसके अंदर बोरोविंग्स नहीं देखेंगे। अभी अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो कैश फ्लो देखते हैं। यूजुअली कैश फ्लो जो जो भी ऑपरेटिंग कंपनी रहती है, ठीक है, जैसे डीमार्ट हो गया, नेस्ले हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया, अभी इन सब कंपनी का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इन सब कंपनी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, हम लोग की टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट है, आप उसके अंदर जाके ये सारे जो भी कंपनीज के आप वीडियोस देख सकते हो। तो इन लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमेशा ये लोग का ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किन लोग का होना चाहिए, जो लोग जो इन्वेस्टिंग कंपनी होती है, जो म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी होती है, उन सब का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। और जो बैंक्स और सब होते हैं, एनबीएफसीज होती है, वो लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो मतलब ये लोग का जो कोर जो ऑपरेशन मतलब जो कोर काम है ना, उस एक्टिविटी में ये लोग का कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और जो ओवरऑल कैश फ्लो है तीनों का मिला जुलाने के बाद नेट कैश फ्लो अगर पॉजिटिव हो और अच्छा खासा नंबर हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये नेट कैश फ्लो भी डेफिनेटली एक अच्छा नंबर दिख रहा है। अभी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है, आप यूजुअली देखोगे कि डेटर डेज होता है, कैश कन्वर्जन होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, इन्वेंट्री डेज होता है, पेएबल डेज होता है, ये सब क्यों नहीं है इसके अंदर? क्योंकि डेटर डेज, डेज पेएबल, वो सब क्यों होता है जिधर आपके पास इन्वेंट्री हो। इधर आपकी इन्वेंट्री कुछ है ही नहीं, आपकी इन्वेंट्री है वो पैसा।
आप एक जगह से पैसा ले रहे हो, दूसरी जगह पैसा दे रहे हो, और जो बीच का जो मार्जिन है वो आपके पास बच रहा है। ठीक है, वो ही आपका एक इन्वेंट्री है, तो उसको तो कैलकुलेट आप कर नहीं सकते हो, तो इसके लिए वो सारे रेशियोज ऑटोमेटिकली इधर से निकल जाते हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो कॉन्स्टेंटली एक अच्छा नंबर है, 2013 से लेके अभी तक ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अभी अगर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मुझे कहीं ना कहीं, मैं कोई भी स्टॉक हो, कितना भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी छोटी कंपनी हो, मैं इस चीज़ को देखे बिना तो मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेता हूँ, और वो है प्रमोटर होल्डिंग या शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखोगे दो, ये मैंने ईयरली के हिसाब से सिलेक्ट करा, आप चाहिए तो क्वार्टरली भी देख सकते हो। ईयरली के हिसाब से देखोगे तो पहले 2017 में 57.94% का प्रमोटर होल्डिंग था, अभी आप देखोगे तो 54.70% का है। तो इसको अगर हम लोग सिर्फ आइसोलेशन में, सिर्फ अकेले में देखेंगे, तो ये पता चलेगा कि भाई प्रमोटर ने 3% होल्डिंग गिरा दी, यानी कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने आप लोगों को हमेशा ये कहा है कि एफ आई आईज, डी आई आईज, प्रमोटर, इन तीनों को मिला के कंपनी के पास कितना, मतलब उन तीनों के मिला के वो लोग के पास कितना ज़्यादा शेयर्स है या कितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स है, वो देखना चाहिए, रादर देन सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर के पास। क्योंकि प्रमोटर अगर वो शेयर बेच रहा है और अगर एफ आई आईज खरीद रहा है या डी आई आईज खरीद रहा है, तो यानी कि एफ आई आईज और डी आई आईज को उस कंपनी के ऊपर भरोसा है, इसलिए वो लोग वो शेयर्स खरीद रहे हैं। आप देखोगे 2017 में एफ आई आईज के पास 19.5% के आसपास थे, अभी वो लगभग 21% के आसपास हो गए। डी आई आईज के पास 5.5% से भी कम का माल था, अभी 15% के ऊपर का माल है। 2021 के हिसाब से भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो एफ आई आईज ने डेफिनेटली अपना जो शेयर होल्डिंग है वो कम करा है, बट डी आई आईज ने 6% अपना माल बढ़ाया है। और 2021 में 10.5% था पब्लिक के पास, और 2017 में तो 17% के आसपास था, बट अभी पब्लिक के पास सिर्फ 9.36%, यानी कि 10% से भी नीचे का शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास पड़ा है। यानी कि कल को अगर कंपनी डूब जाती है, मान लो कल को कंपनी बंद हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसका डूबेगा? एफ आई आईज का डूबेगा, डी आई एस का डूबेगा, प्रमोटर्स का डूबेगा। मतलब 100 रुपये अगर कंपनी में किस लगाए हैं, तो 90 रुपये तो ये बड़े बड़े प्लेयर लोग के डूबेंगे, 10 रुपये जो है पब्लिक के डूबेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली वो भी तब डूबेंगे जब आप टाइम पे एग्जिट ना कर पाओ। ये बात अलग है कि एफ आई आईज, डी आई एस और प्रमोटर्स के पास ज़्यादा एक्सेस का इन्फॉर्मेशन रहता है, तो अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है कोई भी कंपनी में, सिर्फ बजाज फाइनेंस की बात नहीं हो रहा, कोई भी कंपनी, कि अगर कल को कोई भी कंपनी बंद होने वाली है या फिर वो लोग को कोई भी खतरा है, तो वो लोग ऑलरेडी अपना होल्डिंग्स मतलब रिलीज़ कर देंगे, वो लोग अपना ऑलरेडी माल बेचने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसके अंदर इसलिए लास्ट में पब्लिक ही फंसती है, और पब्लिक के पास अब वो लोग का माल चिपक जाता है, और फिर कहीं ना कहीं पब्लिक बैठे रहती है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ऐसी कंपनीज देखनी चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा देखना चाहिए कि मिनिमम 75% से ज़्यादा होल्डिंग एफ आई आईज, डी आई आईज और प्रमोटर्स के पास होनी चाहिए। पब्लिक के पास 20 से 25% के ऊपर नहीं होना चाहिए। 25% भी बहुत ज़्यादा, अगर अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट बहुत तगड़ा है, तब जाके 25% में सोच सकता हूँ, नहीं तो फिर मेरे लिए तो वैसी ही कंपनी सही है जिसका पब्लिक का परसेंटेज 15-18% के आसपास हो तो। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे हिसाब से डिटेल एनालिसिस। अभी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल्स कैसा है, टेक्निकल्स कैसा है, क्या चीज़ है जो शायद मैंने मिस कर दी होगी, आप वो भी कमेंट करके बताना। और आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है आने वाले टाइम में, क्या बजाज फाइनेंस एकलौता एक ऐसा उभरता हुआ प्लेयर बनेगा एनबीएफसी में, कि और भी कोई नई एनबीएफसी कंपनीज और आ सकती है और बजाज फाइनेंस का अच्छी खासी टक्कर दे सकती है? कमेंट करके आप ये ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ तब तक आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।